Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu, dated 7th August. So let's get started. Bangladesh student ask Yunus to lead for now. Okay, यूनिस खान वहाँ के नोबेल लॉरिएट हैं, ठीक है। उन्हीं पर बेस ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह की शुरुआत हुई थी। अब बांग्लादेश की इसमें देखिए कि सिचुएशन क्या है। पहली बात तो कल हमने जान लिया था अबाउट शेख हसीना, उनके अचीवमेंट्स भी एज वेल एज उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज भी, और कैसे ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की चीजें इंडिया में भी हो रही हैं। राइट। बांग्लादेश प्रेसिडेंट ही हैज डिसॉल्व द पार्लियामेंट और फ्रेश इलेक्शन होंगे दोबारा से। सेकेंड इज खालिदा जिया, जो कि अपोजिशन पार्टी की सबसे बड़ी लीडर है, उनको जेल में रखा गया था काफी टाइम से, उनको रिलीज कर दिया गया है। ओके, एंड ये काफी एंटी इंडिया मानी जाती हैं। जब ये प्राइम मिनिस्टर रही थी तब भी इन्होंने काफी ऐसे स्टेप्स लिए थे जो एंटी इंडियन थे। इंडिया की जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चलती है उसको भी इन्होंने और प्रमोट किया था। और ये बहुत ज्यादा क्लोज मानी जाती हैं चाइना के एंड पाकिस्तान के। और इनको सपोर्ट होता है रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप, जो कि थोड़े टेररिस्ट टाइप के लोग हैं। ओके, जमाते उलेमा। नेक्स्ट इज, जो भी मिनिस्टर्स थे, जो अब डिसॉल्व हो जाएगा पार्लियामेंट, ठीक है, जो अर्सवाइल गवर्नमेंट थी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की, उसमें फॉरेन मिनिस्टर और कई एमपीज जो देश छोड़ के भाग रहे थे उनको एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया गया है। और सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि यहाँ पे जो आर्मी चीफ थे मेजर जनरल जिया, वो मिस शेख हसीना के ही फैमिली मेंबर थे, ठीक है, उन्हीं के रिलेटिव्स में से आते थे। उनको भी आर्मी ने अपनी ड्यूटी से रिलीव कर दिया है। और शेख हसीना, इनके इलेक्शंस फेयर नहीं हुए, इसलिए यूएस एंड यूके इन दोनों ने टाइम टू टाइम क्रिटिसाइज किया था कि आपके यहाँ जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं हो रहे हैं। और दोनों ही कंट्रीज ने मिस शेख हसीना को असाइलम देने से मना भी कर दिया है। तो अब वो ट्राई कर रही हैं सऊदी अरेबिया या फिर यूएई में असाइलम सीख करने की, ठीक है। हालांकि अब आवामी आवामी लीग पार्टी है मिस शेख हसीना की, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट पार्टी है वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी मिस खालिदा जिया की। हालांकि यहाँ पे काफी सारी लोकेशंस में जो लीडर्स हैं बीएनपी, जमात और अदर पॉलिटिकल पार्टी, दे वर सीन स्टैंडिंग गार्ड इन द फ्रंट ऑफ हिंदू टेम्पल्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पोटेंशियल अटैक्स। ठीक है, यहाँ पर ये लोग ये कोशिश भी कर रहे हैं बांग्लादेश, क्योंकि काफी ज्यादा चल भी रहा है कि हिंदुओं के घरों पे हमला हो रहा है, वहां पे हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, और कुछ जगहों पे हो भी रहा है, ऐसे वीडियो सामने भी आए। बट यहाँ पर एटलीस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है वो ये कह रही है कि हम और हमारे जो पार्टी का आर्डर है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम ना बने। ये पीपल वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म की लड़ाई थी। नोबेल पीस लॉरिएट मोहम्मद यूनिस टू हेड एन इंटरिम गवर्नमेंट, और इन्होंने अपना कंसेंट भी दे दिया है। और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का ऑर्गेनाइजेशन था वो चाहता भी है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट को ये हेड करें। सम बिजनेस एंड होम्स ओन्ड बाय हिंदूज, ए माइनॉरिटी कम्युनिटी इन बांग्लादेश, हैव रिपोर्टेडली बीन अटैक्ड इन सर्टेन एरियाज। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बांग्लादेश के ही एक कैप्टन थे क्रिकेट में पहले, मशरफी मुर्तजा, उनके घर को आग लगाई जनता ने, ठीक है, क्योंकि वो सांसद भी थे आवामी लीग पार्टी से, शेख हसीना की पार्टी से। और उसको लोगों ने गलत तरीके से मिस रिप्रेजेंट करके कहा कि जो हिंदू क्रिकेटर है वहां पे एक और लिटन दास, ये उनके घर को जलाया है मॉब ने, ठीक है। तो इस तरह की फेक न्यूज भी सर्कुलेट हो रही है, जो इसको पीपल वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म की जगह हिंदू वर्सेस मुस्लिम की लड़ाई दिखाने की कोशिश की जा रही है। राइट। तो चलिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये जाने कि बांग्लादेश में इस वक्त जो हो रहा है ये हमारे इंडिया पर किस तरीके से रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा। इसे हम देखेंगे अंडर वेरियस हेड। फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी। अब इस पॉलिटिकल एक्टिविटी से दो चीजें हो सकती हैं। पहला, रेफ्यूजी इन्फ्लक्स बढ़ सकते हैं कि बांग्लादेश से लोग भागकर और इंडिया की तरफ आने लगे, स्पेशली द माइनॉरिटी कम्युनिटीज, हिंदू एंड क्रिश्चियंस। दूसरा, बॉर्डर सिक्योरिटी, कि इसी के नाम पर क्राइम, स्मगलर्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले लोग ये इन्फिल्ट्रेट करने लगे। तो ये दो सिक्योरिटी कंसर्न बनेंगे हमारे लिए। देयर कुड बी एन इंक्रीज इन क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स such as smuggling, human trafficking, infiltration by extremist groups. Second, refugee influx, यहाँ पर और ज्यादा रेफ्यूजीज आ सकते हैं, पर्टिकुलरली बॉर्डरिंग स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, असम एंड त्रिपुरा। तो ये हमारे लिए ह्यूमैनिटेरियन एज वेल एज सिक्योरिटी चैलेंज बन जाएगा। दिस वाज द फर्स्ट हेड। सेकंड इज इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होंगे। अब देखिए, ये ना बांग्लादेश बहुत ज्यादा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड ओवर, और इंडिया से काफी सारा यान, कॉटन यान वगैरह जाते हैं जो बांग्लादेश में अल्टीमेटली टेक्सटाइल बनाने में यूज होते हैं। तो इस पे हमें नुकसान होगा कि हमारा यान उतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम बांग्लादेश से काफी सारा टेक्सटाइल बन के यूएसए और यूरोप के मार्केट जाता था, जो कि अब नहीं जा पाएगा। तो इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकता है यूएसए में।
राइट। एट द सेम टाइम काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनी है जिन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बांग्लादेश में लगाई हुई थी टेक्सटाइल, वो रीलोकेट कर सकती है इंडिया की तरफ। तो ये तीन इश्यूज बनते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, आपस में जो ट्रेड थे, जैसे हमारे यहाँ रिलायंस ने इन्वेस्ट कर रखा है हमारे टेलीकॉम सेक्टर में, इट कुड डिस्टर्ब ट्रेड रिलेशन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बिटवीन इंडिया बांग्लादेश, impacting the economies of both the nations. India is a significant trading partner of Bangladesh and this instability could affect the bilateral trade negatively. सेकेंड, हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे अखौरा अगरतला रेल लिंक, राइट, कोलकाता ढाका अगरतला बस लिंक, ये सब इम्पैक्ट होंगे क्योंकि इन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी काफी पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। ओके, रेल, रोड, वाटरवेज टू एनहांस द रीजनल कनेक्टिविटी। दिस इनस्टेबिलिटी कैन डिले द प्रोजेक्ट्स अफेक्टिंग द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ द रीजन। ठीक है, सार्क हमारा क्यों खराब हुआ? पाकिस्तान की बिहेवियर की वजह से। फिर हमने कहा कि हम बिम्स्टेक को देखेंगे। अब बिम्स्टेक में बांग्लादेश इज ए क्रूशियल मेंबर, बट अब बांग्लादेश में भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो रीजनल इंटीग्रेशन इस साउथ एशियन रीजन का नहीं हो पा रहा है ठीक से। स्ट्रेटेजिक एंड जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन, एक रीजनल लेवल पर और दूसरा चाइना का इन्फ्लुएंस। और मैंने ऑलरेडी आपको कहा जो खालिदा जिया हैं जिनको अब रिलीज किया गया और प्रोबेबली शायद यही प्राइम मिनिस्टर बनेंगी अगली, तो ये काफी प्रो चाइना है। Bangladesh stability is crucial for maintaining regional stability in South Asia. Political unrest can provide breeding ground for extremism as well as terrorism, which can spill over into India. China influence. Now यहाँ पर एवेन्यूज ओपन हो चुके हैं चाइना के लिए कि इन्फ्लुएंस करने के लिए इस रीजन को, क्योंकि जो प्रो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी वो अब नहीं है, which can counter India's strategic interest. China has investing heavily in Bangladesh infrastructure and economy. डिप्लोमेटिक रिलेशन, काफी हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशन हमारे काफी अच्छे थे इनके इनके साथ स्ट्रेन हो सकते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशन, कॉपरेशन रोका जा सकता है काफी जगहों पर, जैसे वाटर शेयरिंग, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर इंसर्जेंसी में कमी आई थी तो उसमें मिस शेख हसीना और उनकी गवर्नमेंट का काफी इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने बांग्लादेश में सेफ हेवन देने से मना कर दिया था नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंट्स को। रीजनल कॉपरेशन, तो इसका असर सार्क पे भी पड़ेगा, बिम्स्टेक पर भी पड़ेगा। दिस इंस्टेबिलिटी कैन हिंडर रीजनल कॉपरेशन एंड इनिशिएटिव दैट इंडिया प्रमोट फॉर रीजनल इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट। इसके अलावा सोशियो कल्चरल इंपैक्ट हो सकते हैं, पीपल टू पीपल टाई, माइग्रेशन इशू। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ आते हैं मेडिकल पर्पज के लिए, ठीक है, जिसे हम मेडिकल टूरिज्म कहते हैं, राइट। सो कंक्लूडिंग, political instability in Bangladesh poses multifaceted challenges to India's interests. It impacts security, economy, regional stability, and diplomatic relations. Ensuring a stable and prosperous Bangladesh is in India's interest for maintaining regional peace and fostering mutually beneficial economic and strategic ties. All right. So ये हमने जान लिया कि बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा। सेकेंड इज गवर्नमेंट ब्लिंक्स ऑन कैपिटल गेन रियल स्टेट टैक्स। ठीक है, अब ये लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या था, ये हमने कुछ दिनों पहले अपने न्यूज एनालिसिस में डिटेल में डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया भी था कि इस पे इंडेक्सेशन के साथ 20% लगता था और अब विदाउट इंडेक्सेशन 12.5 लगेगा। ठीक है, लेकिन ये जनता को पसंद नहीं आया। टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे आप कोई जमीन खरीदते हो उसको बेचते हो, इज बीइंग रिड्यूस्ड फ्रॉम 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट्स टू 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन क्या है ये सब मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में क्लियर कर दिया था। ठीक है, हालांकि अब यहाँ पे काफी क्रिटिसिज्म हुआ गवर्नमेंट का, तो फिर ये अमेंडमेंट की जा रही है थ्रू फाइनेंस बिल, ताकि यहाँ पे टैक्स पेयर को चॉइस दी जाए। आप पुराने सिस्टम में रहना चाहते हो 20% विद इंडेक्सेशन तो आपकी चॉइस है, आप नए सिस्टम में आना चाहते हैं 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन तो उसमें भी आपका स्वागत है। ओके, इस टॉपिक को हमने समझ लिया था थोड़े दिन पहले न्यूज एनालिसिस में, आप देख सकते हैं जाके पीछे, और उस लेक्चर की पीडीएफ फाइल भी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेंटर इश्यूज नॉर्म फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट इन इंडिया। अब एक ऑर्गन को किसी पर्सन से निकाला गया उसके बाद दूसरे पर्सन तक पहुंचाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि बीच में पूरा ट्रांसपोर्टेशन का इशू, उसकी सेफ हैंडलिंग वगैरह ये सब मैटर के लिए गाइडलाइंस लाई गई है। यूनियन मिनिस्ट्री of Health and Family Welfare has issued a set of guidelines for transportation of live human organs. It aims to ensure the expeditious movement of life-saving organs from point of harvest to their destination through effective use of available infrastructure. और ये सब किसके अंडर रेगुलेट होता है, तो ये रेगुलेट होता है अंडर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994. It allows harvesting of organs from living donors and brain dead patients with the consent of family members. राइट, तो इस एक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं।
इसे मैंने पहले भी एक बार न्यूज एनालिसिस में डिस्कस किया था, बट काफी दिन हो गए, हम एक बार दोबारा इसको इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। पहले ओवरव्यू की बात करें तो इसका पर्पस क्या था इस एक्ट को 1994 में लाने का? पर्पस वाज टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क फॉर रिमूवल, storage and transplantation of human organs and tissues for therapeutic purpose and prevent the commercial dealings in human organs। ठीक है, थेराप्यूटिक पर्पस के लिए हम रिमूव कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बट इसकी कमर्शियल डीलिंग नहीं करनी है। ओके, इसको प्रिवेंट करना है। अदरवाइज तो फिर लोग क्या करेंगे? गरीब को पैसे देंगे, अपनी फैमिली किसी मेंबर के ऑर्गन हमें दिलवा दो, पैसे ले लो। ठीक है, वो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होने देना है। The act applies to all citizens of India and regulate organ transplantation procedure across the country। की प्रोविजन, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ऑथराइजेशन एंड रेगुलेशन। तो यहाँ पे एक ऑथराइजेशन कमिटी बनाई जाएगी। इट इज एस्टैब्लिश एट बोथ लेवल, स्टेट एज वेल एज हॉस्पिटल लेवल, टू स्क्रूटिनाइज and approve the organ transplantation, especially those involving unrelated donors। Second is registration of hospitals. So only registered hospitals are authorized to conduct organ transplant, ensuring they meet the necessary medical standards। Okay, तो authorization में दो चीजें हो गई। कंसेंट और डोनेशन की बात की जाए तो एक लिविंग डोनर है, एक कैडावेरिक डोनेशन। तो लिविंग डोनर में क्लोज रिलेटिव्स लाइक स्पाउस हो सकते हैं, पेरेंट्स, सिबलिंग, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स, दे कैन डोनेट द ऑर्गन। अनरिलेटेड डोनर रिक्वायर परमिशन फ्रॉम ऑथराइजेशन कमिटी। ठीक है, अब अगर आपका फैमिली मेंबर नहीं है, आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो आपका ऑर्गन दे रहा है, ठीक है, सपोज कि अनऑफिशियली मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, अगर वो आपको दे रही है, ठीक है, तो वो आपसे रिलेटेड तो नहीं है अभी, तो उसके लिए आपको परमिशन ऑथराइजेशन कमिटी से लेनी पड़ेगी। द कंसेंट फ्रॉम डिसीज पर्सन वाइल अलाइव और फ्रॉम देयर नियर रिलेटिव इज मैंडेटरी फॉर कैडावेरिक ऑर्गन डोनेशन। Third is, and most important provision is prohibition of commercial dealing, illegal trafficking। The act strictly prohibit any commercial dealing in human organs, including buying and selling of organs। Otherwise तो फिर गरीबी का exploitation होने लगेगा। Penalties, अगर आप गलत करते हो तो penalties लग सकती है, फाइन लग सकता है, all those things। Regulation of transplantation procedure, प्रोसीजर को रेगुलेट करना भी जरूरी है। यहाँ पे पहले सर्टिफिकेट देना होगा ब्रेन डेथ का। It defines the criteria and procedure for declaring brain death, which is crucial for cadaveric organ donation। Second is medical expert, so it mandates the certification of birth brain dead done by a panel of medical experts। अब दो ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाते हैं, ये न्यूज में बार बार आते हैं, नोटो एंड सोटो। दैट इज नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये ओवरसी करता है ऑर्गन डोनेशन को एंड ट्रांसप्लांटेशन एक्टिविटीज अक्रॉस इंडिया। ओके, एंड फिर स्टेट लेवल पर भी इसी तरह की बॉडी बनाई जाती है, वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विद नेशनल बॉडी। सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट। फर्स्ट सिग्निफिकेंस है एथिकल एंड लीगल फ्रेमवर्क। ये प्रोवाइड करता है आपको एक स्ट्रक्चर्ड एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ताकि दोनों को प्रोटेक्ट किया जाए, डोनर को भी और रेसिपिएंट को भी। प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन, ऑर्गन ट्रैफिकिंग कोई बड़ी बात नहीं है, पुरानी फिल्मों में आपने देखा होगा डॉक्टर्स ही ऑर्गन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ओके, गरीबों के या जो लावारिस लाशें आ जाती है कई बार, तो उस चीज को भी रोकता है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वल्नरेबल पीपल लाइक गरीबों का, वो भी रोकता है। Increasing organ donation, it encourages cadaveric organ donation to bridge the gap between demand as well as supply। Medical advancement, it facilitates advancement in medical science by promoting safe and regulated organ transplantation practices। Now, what are the challenges and amendments? First, awareness and education, there is lack of awareness about organ donation, बहुत कम, hardly कहीं 1% लोग इंडिया में ऑर्गन डोनेट करते हैं अपने, okay। और जो थोड़े बहुत करते भी हैं तो वो मोस्टली अपने जो फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स हैं, उन्हीं के लिए करते हैं। बट जैसे किसी की डेथ हो गई है तो फैमिली मेंबर सोचें कि हम इसको ऑर्गन डोनेट कर दें, तो ये बहुत रेयर है इंडिया में, क्योंकि ऐसे परसेप्शन बने हुए लोग ही मानते हैं कि अगली लाइफ में फिर बिना आंखों के पैदा होगा अगर इसकी आंखें डोनेट कर दी तो, ऐसे माइंडसेट है। इम्प्लीमेंटेशन इशू, वेरिएशंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट अक्रॉस द स्टेट्स लीडिंग टू इनकंसिस्टेंसी। एंड थर्ड वन इज एक अमेंडमेंट किया गया था 2011 में टू एनहांस इट्स स्कोप एंड इफेक्टिवनेस, इंक्लूडिंग ब्रॉडर डेफिनेशन एंड मोर स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज फॉर वायलेशन। Right. So this act was a landmark legislation aimed at ensuring the ethical as well as legal organ transplantation in India. It addressed the critical issues of organ trafficking and it aims to promote organ donation, thus saving lives। Understanding this act is crucial for you। Okay, इसको छोड़िए।
नेक्स्ट है यहाँ पे किरण रिजिजू का कहना है कि कुछ गरीब मुस्लिम ग्रुप हैं जिनका कहना है कि वक्फ एक्ट को अमेंड करना चाहिए, इसमें बहुत करप्शन होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो आफ्टर डिफेंस मिनिस्ट्री, दैट इज आर्मी, और इसके बाद रेलवे, इन दोनों के पास जितना लैंड है उसके बाद थर्ड रैंक पे आता है दिस वक्फ बोर्ड। इसके पास लैंड है इतना ज्यादा, थर्ड नंबर पे। ठीक है, यानी कि सभी मिनिस्ट्री से भी ज्यादा लैंड इसके पास है, ऑलमोस्ट 9.4 लाख एकड़। ठीक है, और वक्फ एक्ट क्या है ये हमने समझ लिया था ऑन द डिस्कशन ऑफ 5 अगस्त, वक्फ बोर्ड एक्ट। ठीक है, इसके बारे में हमने वहां जान लिया था। सरकार इसमें कुछ अमेंडमेंट लाने वाली है, जब अमेंडमेंट्स आ जाएंगे तब हम उनको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बस यूज ऑफ सुक्रालोज एज शुगर सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे एक स्टडी ने फाइंड किया है कि अगर आप शुगर सब्स्टिट्यूट पे सुक्रालोज यूज करते हो तो डायबिटीज में आपको फायदा होगा। A recent study from India examining the effects of replacing sucrose or table sugar with an artificial sweetener called sucralose in coffee and tea found no adverse impact on glucose or HbA1c level. In fact, there was a slight improvement in body weight, waist circumference, and BMI. Okay, तो हो सकता है सुक्रालोज अच्छा हो, आई डोंट नो। एनीवे नाउ, आप ऐसे मिनिस्टर्स को क्या कहेंगे आई डोंट नो, बट बहुत ही बेकार बात है, क्योंकि हर साल यहाँ पर ये बताया जाता था डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, पार्लियामेंट में आंसर दिया जाता था कि कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक, लाखों वैकेंसी सरकार रोक के बैठी है, चाहे वो रेलवे मिनिस्ट्री में हो, डिफेंस मिनिस्ट्री में हो, या किसी भी मिनिस्ट्री में देख लीजिए। इसीलिए 30 लाख से ज्यादा पोस्ट वैकेंसी पड़ी है अकेले सेंटर के पास। ओके, और हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास करीब करीब ऑन एन एवरेज 2 लाख तक की वैकेंसीज पड़ी हुई है हर एक स्टेट के पास। तो आप सभी 30 जगह की भी मिला लेंगे तो 60 लाख प्लस दिस 30 लाख, आप 1 करोड़ जॉब्स एक बार में दे सकते हो अगर आप देना चाहें तो। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये मत सोचिए इन लोगों ने क्या रीजन दिया कि हम नहीं बताएंगे, नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न है कि कितनी वैकेंसीज है। चलिए मान लीजिए एक बार को नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है कि दूसरे देश सोचेंगे इनकी आर्मी में बहुत वैकेंसीज है, कमजोर है अभी आर्मी, चलिए फायदा उठा लेते हैं। इस कंसर्न को अगर हम एक बार साइड में रख भी दें तो भी दी थिंग इज कि अभी तक तो दिया जा रहा था ना, 2023 तक तो दिया जा रहा था डेटा हर साल कितनी वैकेंसी थे, इसी साल क्यों प्रॉब्लम हो रही है। Citing national security, the Defense Ministry has refused to divulge details of the shortage of personnel in armed forces, which in the past was regularly given out in written responses to question. मिनिस्टर का कहना है कि दिस इज अ सेंसिटिव ऑपरेशनल मैटर कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी एंड इट वुड नॉट बी इन नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट टू डाइवर्ज रिलेटेड डिटेल्स इन द पब्लिक डोमेन। यहाँ पे काफी शॉर्टेज है स्टाफ की, ऑफिसर्स रैंक पे, सोल्जर्स, मेडिकल ऑफिसर्स एंड सो ऑन। लास्ट टाइम जब मार्च 2023 में डिटेल्स दी गई थी तब बताया गया था कि यहाँ पे ऑफिसर रैंक पर 8000 से ज्यादा वैकेंसी है एंड जेसीओ एंड अदर रैंक्स पर 1,27,000 वैकेंसी पड़ी हुई है। राइट, ये लास्ट ईयर का डेटा है। और इन लोगों ने किया क्या उसके बाद, जो फिलिंग्स की ऑफिसर रैंक पे 8,000 वैकेंसी पे इन्होंने की सिर्फ 613 सिलेक्शन। ओके, और वहां जेसीओ एंड अदर रैंक्स पर 1,27,000 की वैकेंसी पे इन्होंने फिल की सिर्फ 19,000। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम अपने आप नहीं आई है, गवर्नमेंट ने क्रिएट की है। अगर आप ये सोचें, जैसा कि बीजेपी काउंटर करती है हमेशा कि ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, सबको नहीं दे सकते, तो ये भी देख लीजिएगा कि आप चाइना में अराउंड 23% लोग गवर्नमेंट जॉब में। इवन यूएसए जो कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें भी करीब 16% लोग गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, हमारे यहाँ सिर्फ 6% लोग गवर्नमेंट जॉब में। Earthquake 2,500 years ago abruptly changed the course of river Ganga। तो कभी अर्थक्वेक आया होगा जिसने गंगा के कोर्स को चेंज किया था अराउंड 2,500 ईयर्स एगो, ऐसा एक स्टडी में निकल के आया है। तो इस स्टडी को थोड़ा सा देख लेते हैं। 2018 में एक जियोक्रोनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर चैम्बरलिन, उन्होंने अपनी टीम के साथ कुछ स्टडी किया था ऑन द मूवमेंट ऑफ रिवर चैनल इन गंगा डेल्टा।
क्योंकि अब ये डेल्टा पूरा का पूरा आपका राइस कल्टीवेशन के लिए फेमस है, क्योंकि सबसे ज्यादा राइस कल्टीवेशन यही होता है ना। इनकी जो फाइंडिंग निकल के आई नेचर कम्युनिकेशन में, उसने रिवील किया दैट गंगा रिवर एब्रप्टली चेंज इट्स कोर्स अबाउट 2500 years ago due to a major earthquake leaving behind the paleo channel। अब ये अर्थक्वेक आया होगा, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं तो नेपाल में आपने देखा होगा कुछ साल पहले ही काफी भयानक अर्थक्वेक आया था ना। यहाँ पे इनको डिस्कवरी में क्या मिला, दो चीजें, डिस्कवरी ऑफ सैंड डाइक्स एंड अर्थक्वेक एविडेंस। द टीम डिस्कवर्ड टू लार्ज सैंड डाइक्स ईस्ट ऑफ पैलो चैनल, यानी कि पहले जहां से रिवर फ्लो होती थी दैट इज कॉल्ड एज पैलो चैनल, फॉर्म ड्यू टू अर्थक्वेक इंड्यूस्ड लिक्विफेक्शन which provided evidence of significant seismic event. And second is these dikes were crucial in understanding the relationship between earthquake as well as river avulsion। अर्थक्वेक भी जो आया होगा वो करीब 7 से 8 मैग्नीट्यूड का आया होगा, क्योंकि वही रिवर का एवल्जन कर सकता है। ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस, इन्होंने ओएसएल डेटिंग का यूज किया है ये फाइंड आउट करने में। ठीक है, तो कल को यूपीएससी सारी चीजें पूछ लेता है कि ये डेटिंग क्यों यूज की जाती है, कहाँ यूज की जाती है। It was used to determine the timing of both earthquake and the avulsion, confirming their occurrence around 2500 years ago। So now what is the implication of this finding? क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं? फर्स्ट इज अवेयरनेस बढ़ानी है इस चीज के बारे में, सेकंड इज कि फ्यूचर में भी इस तरह के हैजार्ड आ सकते हैं, एंड थर्ड इज वी शुड प्रिपेयर एंड वी शुड प्रमोट कोऑपरेशन इस तरह की चीजों में। The study highlights the need for urgent forecasting of major earthquake that can cause river avulsion। Okay, that is कोर्स को चेंज करने को हम ऑपरेशन कह रहे हैं, especially in heavily populated regions like Ganga, Meghna, Brahmaputra Delta, home to approximately 63 crore people। Avulsion triggered by large earthquake can lead to devastating floods, posing severe risk to densely populated areas, especially of UP Bihar। Human activities such as widespread embankments, जो कि हम बनाते रहते हैं रिवर पर, climate change induced factors like rapid subsidence, जैसा कि बद्रीनाथ में हुआ, and rising sea level exacerbate these risks। Preparedness and cooperation, the study underscores the importance of preparedness and coordinated efforts among India, Bangladesh and Myanmar to mitigate the risk associated with such geological events। ठीक है, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, इवन नेपाल चाइना को भी ले लीजिए, अगर हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक आता है तो रिवर के कोर्स चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो इन सब कंट्रीज के बीच में कॉपरेशन होना जरूरी है, और यहीं पे देखिए इसी तरह की चीजों को प्रेडिक्ट करने में क्वांटम टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प करेगी। ठीक है, स्पेशली क्वांटम कंप्यूटर्स, जिसपे मैंने आज सुबह आपको मेंस 450 प्लस में लेक्चर बना के दिया है। Enhanced research, monitoring and support coordination are essential to better understand and forecast such events। Alright, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। पावरिंग अप टू गेट $30 ट्रिलियन इकोनॉमी पॉइंट। अब $30 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना बहुत दूर की बात है इंडिया के लिए, बट ठीक है, इन्होंने अपने को सजेशन दिए, हम उनकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट, पहली बात है कि हम लोग ना एकदम एक प्रीमैच्योर ट्रम्पिलिज्म करके बैठे हुए हैं कि हाँ हम तो ये अचीव कर लेंगे, वो कर लेंगे, जबकि मैंने आपको बताया कि चाइना कहाँ जा रहा है और हम लोग कहाँ रह गए। पहले 7% प्लस ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ रेट, और फास्टेस्ट इकोनॉमी है अमंग हम लोग, अमंग लार्ज कंट्रीज, दीज आर कमेंडेबल, बट इट इज ऑल्सो मिसलीडिंग। Numerous countries have been at this similar juncture but failed to transition into developed nation। To avoid such a fate and achieve government's vision of becoming a $30 trillion economy by 2047, जो कि मुकेश अंबानी ने कहा था फर्स्ट टाइम, India must maintain a rapid economic growth fueled by liberal economic policies that leverage the private sector। Now, economic growth is a powerful tool for poverty alleviation। जैसा कि चाइना ने करके दिखाया, आज उसके यहाँ पर उसने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए गरीबी अपने देश से, तो टोटली एलिमिनेट कर दिए पॉवर्टी। ओके, और अपने लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करा। अगर पर कैपिटा इनकम हम देखें तो हमसे 4 टाइम ज्यादा है चाइनीज की पर कैपिटा इनकम। Despite socialist policies aimed at poverty reduction, India's poverty rate remained around 50% until 1991। पोस्ट लिबरलाइजेशन, जब एलपीजी हमने रिफॉर्म्स किए, पॉवर्टी रेट ड्रॉप टू अप्रोक्सीमेटली 20% बाय 2011, और जैसा कि गवर्नमेंट क्लेम करती कि हमने 35 करोड़ को एब्जेक्ट पॉवर्टी से बाहर निकाला है। वेल, इनकम इनइक्वालिटी माइट परसिस्ट, गरीबी अमीरी है। आफ्टर रशिया वी आर द सेकंड कंट्री जिसमें इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी है।
ठीक है, हमारे यहाँ 1% पॉपुलेशन जो है वो 28% इनकम एंड 40% वेल्थ को कंट्रोल करती है, सिर्फ टॉप 1% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ऑलराइट, देन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब हमारे पास चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। फर्स्ट थिंग इज कि हमने 1990s के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किए उनसे हमें गेन हुआ है, नो डाउट। द हाई ग्रोथ ईयर्स ऑफ 2000 to 2010 driven by IT services boom, especially BPO, KPO. This created an affluent middle class. However, 46% of India's labor force remains in agriculture. तो वही प्रॉब्लम हुई है कि हमने एग्रीकल्चर सीधे सर्विस सेक्टर में जंप कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान नहीं दिया ज्यादा। तो जो अच्छे से पढ़ लिख लिए, हाई क्वालिटी एजुकेशन मिल गया, वो उन्होंने सर्विस सेक्टर ज्वाइन कर लिया। लेकिन जो नहीं पढ़ पाए ठीक से, वो 46% पॉपुलेशन आज भी एग्रीकल्चर में लेबर का काम कर रही है। बट ये एग्रीकल्चर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है जस्ट 18%। ठीक है, तो ये दिखाता है कि यहाँ पे लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम है, एक तरह का अंडर एम्प्लॉयमेंट है यहाँ पर। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो वो सिर्फ 37% है, राइट। जबकि अगर आप चाइना, वियतनाम, जापान में देखेंगे तो 60 से 74% लेबर फोर्स का पार्टिसिपेशन है वहां। टू अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ 95 करोड़ वर्किंग एज पॉपुलेशन विद ओनली हाफ एम्प्लॉयड, द फोकस शुड बी ऑन लो स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग विद ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, चाइना ने फॉलो किया था एक्सपोर्ट लेड मॉडल, हमने नहीं किया था। ये तो हमें भी उसी तरफ जाने की जरूरत है, और इसके लिए काफी स्कीम चला रहे हैं हम लोग। पोर्ट लेड डेवलपमेंट हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स चल रही हैं काफी सारी, वो गोल यही है। दिस मॉडल इज फॉलोड बाय साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, वियतनाम, that led to double digit growth between 1960 to 1990. Openness to import is also crucial for growth, as seen in India's export growth of 7% of GDP in 1990 to 25% in 2013. अब देखिए, जरूरी ये हो जाता है कि हमारी एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है फ्रॉम 7% टू 25%, अच्छी बात है। लेकिन कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए, बनाने के लिए हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है पहले, जैसे कैपिटल गुड्स। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनरीज वो कुछ बना के देती है हमें प्रोडक्ट, कैपिटल गुड्स, इस तरह की चीजें हमें इंपोर्ट भी करनी होती है। तो ओपननेस इंपोर्ट के लिए होना भी जरूरी है। हम प्रोटेक्शनिस्ट नहीं हो सकते कि हम इंपोर्ट कुछ नहीं करेंगे। हम कैपिटल मशीनरीज इंपोर्ट करेंगे, हम स्पेयर पार्ट्स भी इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद अपनी चीज का प्रोडक्शन करेंगे और फिर एक्सपोर्ट करेंगे। हमें मिडिल इनकम ट्रैप को अवॉइड करना जरूरी है, काफी कंट्रीज इसमें फंस गई थी। India must avoid the middle income trap, a situation where economies lose their edge in low end sector and fail to compete in high tech sector. ठीक है, पहली बात इसमें होता है क्या है मिडिल इनकम में, कि आप लो एंड सेक्टर, यानी कि आप छोटी जॉब्स नहीं करना चाहते, क्योंकि अब आप अपने आप को मिडिल क्लास, मिडिल इनकम पर्सन समझते हो। बट एट द सेम टाइम आप इतने भी हाईली एजुकेटेड, क्वालिफाइड नहीं हो कि आप हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में काम कर सको। तो ना तो आप लोअर स्किल वाले जॉब कर पा रहे हो, ना एकदम सुपर हाई स्किल वाले जॉब कर पा रहे हो, और कहीं ना कहीं मिडिल में फंस के रह गए हो। ठीक है, इसे कहते हैं मिडिल इनकम ट्रैप। Leveraging surplus labor for growth in low-end sector is essential, and the IT boom provided an alternative growth pathway, but its potential is limited. Service sector limit तक की जॉब दे सकता है. Building low-tech manufacturing is foundational for moving up the value chain. Campaigns portraying the factories as sweet shops should be viewed critically इनके according. Okay. Forcing employers to spend more on employee welfare may result in job loss rather than improved job quality. अब अगर आप एम्प्लॉयर को ये फोर्स करते हो कि आपने गिग वर्कर रखें, आपने प्लेटफॉर्म वर्कर रखें, तो चलिए उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए आप कंट्रीब्यूट भी कीजिए। ठीक है, गिग इकोनॉमी मैंने आपको पूरा लेक्चर दिया हुआ है, वो हमने बात की थी उसकी। ठीक है, कर्नाटक का बिल आया था इसके लिए, हमने उस पर भी बात की थी। बट द थिंग है कि अगर आप एम्प्लॉयर को इतना ज्यादा फोर्स करोगे वर्कर की सिक्योरिटी को लेकर, उसकी सोशल सिक्योरिटी को लेकर, तो फिर वो क्या करेगा, वो जॉब देना बंद कर देगा, वो कम लोगों को रखेगा, तो अल्टीमेटली इससे तो और जॉब लॉस हो जाएगा। A market-led economy that allows private enterprise to thrive, supported by government, focused on enhancing the ease of doing business is essential. तो उनकी सोशल सिक्योरिटी सरकार इंश्योर करे, प्राइवेट एंटरप्राइज को डिमांड एंड सप्लाई के मॉडल पे काम करने दे। इंडस्ट्रियल क्लस्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू इट्स एफर्ट टू इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर बाय बिल्डिंग इंडस्ट्रियल क्लस्टर विद प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज। प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, जैसे आज मुझे अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, तो मैं सब कुछ नहीं खरीद सकता कि मैं डिजिटल बोर्ड लूं, कैमरा लूं, ओके, फिर एक साउंड प्रूफ रूम बनाऊं, दैट्स नॉट पॉसिबल। राइट, तो आप ऐसे क्लस्टर्स बना दीजिए जहां पे ऑलरेडी ये फैसिलिटीज हो, और कोई भी इंसान जो टीचिंग में आना चाहता है वो आए, वहां पर एक शॉप ले और अपना काम शुरू कर दे, वहां पे सारी चीजें पहले से अवेलेबल हो।
राइट, दैट इज कॉल्ड एज प्लग एंड प्ले मॉडल। मतलब मुझे जीरो से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, मुझे सिर्फ जाना है, अपना लेक्चर वहां पे लेना है बस। ठीक है, तो यही इंडस्ट्रीज में किया जाता है कि सारी फैसिलिटीज सब कुछ अवेलेबल होता है पहले से, आप बस शॉप लीजिए, बिजनेस शुरू कीजिए। Plug and play facilities, education, healthcare, entertainment ecosystem addressing the cost disabilities in power, logistics, and financing, along with enhanced labor productivity is crucial. A cluster-led model where stringent regulation are relaxed is in designated areas can create a favorable manufacturing environment. So, conclusion: India's journey to becoming $30 trillion economy by 2047 requires leveraging the private sector and continuing reforms to focus on low-skilled manufacturing, ताकि ज्यादा लोगों को जॉब्स दी जा सके। एग्रीकल्चर से हम कुछ पॉपुलेशन वर्कर्स को शिफ्ट कर सकें इधर। Interstate migration, urbanization, increased female labor participation rate, and a decline in agriculture share of employment will be indicators of progress. The challenges India faces are also its greatest opportunities. Overcoming these barriers can lead to prosperous future, fulfilling the nation's potential as a global leader. बाकी ये सब आर्टिकल्स हमारे अभी काम के नहीं है, हम आगे चलते हैं। यूपी का स्ट्रिंजेंट एंटी कन्वर्जन लॉ है, बट ऑब्वियसली बात है कि उतना ज्यादा नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पे क्वेश्चन आए से प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैं ये आपके साथ कभी ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिस्कस कर दूंगा। अभी मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग को रोका है क्योंकि उसमें उतनी ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे थे, लोग देख नहीं रहे थे, इसलिए मैंने इसको अभी थोड़ा स्टॉप कर दिया है। ठीक है, बाकी हम एंटी कन्वर्जन लॉ इस पे शुरू कर देंगे, और हमारे अगले मीन्स 450 के लेक्चर्स होंगे ऑन द लैंडस्लाइड, जो कि मैं आपको काफी दिन से कह रहा हूँ हम लोग करेंगे, और दूसरा होगा क्लाउड बर्स्ट पे। राइट, ये दोनों टॉपिक हम लोग आपको जल्दी करवा देंगे। हैज यूके चेंज स्टांस ऑन आईसीसी अरेस्ट वारंट? अब यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने क्या किया था, अरेस्ट वारंट इशू किया था अगेंस्ट दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, दैट इज बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक, तो क्या यूके ने इस पे अपना स्टांस चेंज किया है? तो पहले इस इशू को थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑन जुलाई 26 ब्रिटेन सीज्ड इट्स ऑपोजिशन to ICC prosecutors application for arrest warrant against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister। ठीक है, जुलाई 26 को एक प्रपोजल आया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में कि अरेस्ट वारंट इशू किया जाए अगेंस्ट दी बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, तो उस टाइम ब्रिटेन ने अपना ऑपोजिशन नहीं किया था। ठीक है, इट डिडंट अपोज। सेकेंड इज दिस मार्क्स ए सिग्निफिकेंट पॉलिसी शिफ्ट फ्रॉम प्रीवियस कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, क्योंकि अभी वहां इलेक्शन हुए, एक न्यू प्राइम मिनिस्टर आए, एंड फॉलोज द लेबर गवर्नमेंट रेस्टोरेशन ऑफ फंडिंग फॉर यूएनआरडब्ल्यूए। ठीक है, इसको फंडिंग बंद कर दी थी इन्होंने, यूके ने। ठीक है, लेकिन अब वापस से स्टार्ट कर दिए, दैट इज द यूएन एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज, इनको फंडिंग फिर से अलाउ कर दी है यूके ने। तो बैकग्राउंड क्या था इस डिस्प्यूट का? ICC Chief Prosecutor Karim Khan requested arrest warrant on May 20 against Hamas leader Ismail Haniyeh, जो कि अब मारे गए, इसराइल शॉट हिम। मोहम्मद दीफ, ये भी मर चुका है। याया सिनवर, as well as Netanyahu and Defense Minister Gallant. This move was followed. This move followed the violent aftermath of Hamas operation Alaska flood in October 7 को, जो किलिंग्स हुई थी इसराइल में, और उसके बाद फिर इसराइल ने जो रिटेलिएटरी ऑपरेशन चलाया आयरन शॉट्स। ठीक है, ये ऑपरेशन का नाम है, याद रखिएगा। यहाँ पे उन्होंने साइड किया था दैट एलिज्ड वॉर क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इंक्लूडिंग द इंटेंशनल स्टारवेशन ऑफ सिविलियंस, ए वॉर क्राइम अंडर 1949 जिनेवा कन्वेंशन। यूके का पहले स्टांस क्या था? पहले जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट थी उसने अपोज किया था आईसीसी में इस एप्लीकेशन को फॉर अरेस्ट वारंट। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा फेवर में थे कि इजराइल जो कर रहा है सही कर रहा है, क्योंकि अक्टूबर 7 को उस पर बहुत ब्रूटल अटैक भी हुआ। तो पहले उन्होंने इस एप्लीकेशन को आईसीसी में अपोज किया था। सॉरी, कहाँ गया ये? आईसीसी में पहले अपोज किया था। ठीक है, ऋषि सुनाक ने कहा था कि दिस मूव विल डीपली अनहेल्पफुल। यूके लीगल आर्ग्यूमेंट फोकस ऑन द नीड टू एसरटेन द आईसीसी ज्यूरिसडिक्शन ओवर इजरायली सिटीजन। ठीक है, उसका ये मानना था कि आपकी क्या ज्यूरिसडिक्शन है इजरायली की सिटीजन पे, साइटिंग दैट स्टेट ऑफ पैलेस्टीन वाज नॉट अलाउड टू एक्सरसाइज क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवर इजरायली सिटीजंस अंटिल अंडर 1993 ऑस्लो अकॉर्ड सुपरसीडेड बाय 1988 रोम स्टैच्यू। ओस्लो अकॉर्ड क्या था, रोम स्टैच्यू क्या था, ये सब मैंने आपको मेंस 450 में पूरा सेपरेट लेक्चर दिया है इजराइल पैलेस्टीन हिस्ट्री पे। राइट, तो यहाँ पे क्वेश्चन किया था यूके ने कि क्या आईसीसी के पास ज्यूरिसडिक्शन है इस मैटर पे। तो इन 2019 उस वक्त के जो चीफ प्रोसिक्यूटर थे, ही सॉट द कंफर्मेशन ऑफ आईसीसी ज्यूरिसडिक्शन इन पैलेस्टीन, जो कि एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी मानी जाती है रादर देन ए सॉवरेन स्टेट।
तो आईसीसी ने रूल किया था ऑन February 5, 2021 that it could exercise criminal jurisdiction in occupied Palestinian territories including Gaza, West Bank and East Jerusalem. तो 2021 में आईसीसी का स्टैंड जो था वो ये था कि इट कुड एक्सरसाइज क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, इन पैलेस्टीनियन टेरिटरी. The court clarified that its jurisdiction covered the crimes committed by nationals of state parties and by nationals of non-state parties as well on the territory of a country, thus including Israel, even though it has not ratified the Rome Statute. ठीक है, तो आईसीसी में केस यही था कि इसराइल पे आपकी जुरिस्डिक्शन कैसे बनती है, उसने तो इस स्टैच्यू को रेटिफाई किया ही नहीं. बट यहाँ पे इन्होंने क्लैरिफाई किया था कि अगर आपने क्राइम्स कमिट किए हैं, ठीक है, इस टेरिटरी पर, तो आपको भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है रेस्पेक्टिव कि आपकी कंट्री यानी कि इसराइल ने रेटिफाई किया है इस आईसीसी को या नहीं किया. नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन फॉर इसराइल फॉर यूके करंट स्टांस. अब ये अपोज नहीं कर रहा है इस चीज को, ठीक है, यानी कि इसराइल की तरफ इसका सपोर्ट थोड़ा सा कमजोर पड़ा है. With Britain removing its objection, ICC may soon issue arrest warrant against the 5 leaders. If this happened, Netanyahu would become the first Western-backed head of government indicated by ICC. आज तक किसी भी अभी तक जितने भी ये आईसीसी ने प्रोसिक्यूट किए ना, ये सब मोस्टली अफ्रीकन लीडर्स को ही किए हैं इन्होंने. कोई वेस्टर्न कंट्री या वेस्टर्न कंट्री जिस देश को सपोर्ट कर रही है उसके लीडर्स को आईसीसी ने कभी प्रोसिक्यूट नहीं किया है. अगर ये कर पाते हैं तो नेतन्याहू वुड बी द फर्स्ट. This scenario could provoke significant domestic opposition in allied countries like USA against arms supplies to Israel. Facing charges of genocide in International Court of Justice, Israel would confront further global isolation, and indictment would also restrict Netanyahu's international travel, posing a risk of detention in any of the 122 ICC signatory states. अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो 124 जिन देशों ने साइन किया है आईसीसी को, अगर इनमें से जैसे सपोज कीजिए साउथ अफ्रीका, अगर बेंजामिन नेतन्याहू साउथ अफ्रीका जाते हैं तो साउथ अफ्रीका के लिए कंपल्शन बन जाएगा कि वो नेतन्याहू को अरेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज पार्टी टू आईसीसी, और आईसीसी ने अगर अरेस्ट वारंट इश्यू किया है अगेंस्ट नेतन्याहू, तो अब ये किसी भी इन 124 मेंबर कंट्रीज में अगर जाएंगे तो उनको अरेस्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सेम वाज द केस विद पुतिन. जब ब्रिक्स समिट हुआ था साउथ अफ्रीका में तो वो नहीं आए थे, क्योंकि अगर वो आते तो साउथ अफ्रीका के लिए मजबूरी हो जाती है उनको अरेस्ट करना, राइट. ICC's credibility could be questioned if it decides not to proceed against Israel, given its perceived focus on investigating impunities in African countries. अफ्रीकन कंट्रीज में इन्वेस्टिगेशन भी कर लेते हैं, अफ्रीकन कंट्रीज के लीडर्स को प्रोसिक्यूट भी कर लेते हैं, बट जब बात वेस्टर्न लीडर्स की आती है तो ये कुछ नहीं कर पाते हैं. हमारा जो ओवरऑल डेफिसिट है वो अभी भी बहुत ज्यादा है. तो यहाँ पर S&P जो कि रेटिंग अश्योर करती है, और ये रेटिंग पे डिपेंड करता है कि हमारी इंडिया की इमेज कैसी होगी फॉर इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि हम लोग अपग्रेड कर देंगे आपकी रेटिंग अगर आपका ओवरऑल डेफिसिट 7% से नीचे आ जाता है तो. ठीक, ये सब कभी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में देखेंगे कि क्रेडिट रेटिंग वगैरह का क्या रोल है और इससे क्या बेनिफिट होता है हमें. बांग्लादेश क्राइसिस, गारमेंट ऑर्डर में शिफ्ट टू इंडिया इन शॉर्ट टर्म, जो कि मैंने आपको शुरू में फ्रंट पेज पे समझाया. द क्राइसिस इन बांग्लादेश इज एक्सपेक्टेड टू इम्पैक्ट द इंडियन टेक्सटाइल एंड अपैरल सेक्टर. 1.7 बिलियन वर्थ ऑफ कॉटन यार्न एंड फैब्रिक्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश को, ठीक है, जो कि हमारे टोटल कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का 17% है. तो अभी वहां थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी आई है तो इंडिया को यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान होगा. बांग्लादेश एक्सपोर्ट करता है कॉटन गारमेंट्स वर्थ $1 बिलियन हमें. इंडियन अपैरल इंडस्ट्री में बी आस्क्ड टू फिल द गैप कॉज्ड बाय डिसरप्शन. अब जैसे यूएस, यूके, यूरोप में काफी कपड़ा जाता बांग्लादेश से, तो अब बांग्लादेश से नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली बात है कि उस गैप को कौन फिल करेगा, इंडिया करेगा. बांग्लादेश कितना एक्सपोर्ट करता था, 3.8 बिलियन, ठीक है, इंडिया से भी ज्यादा. इंडिया करता है जस्ट $1.3 बिलियन. While Indian garments unit may gain in the short term, normalcy should return to Bangladesh as it is one of the largest buyer of Indian yarn and fabrics. ये छोटे से इशू है, बस ये मैंने आपको शुरू में समझाया पूरा सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इंडिया पे क्या असर पड़ेगा इसका.
अभी तक हम लोग जितना अच्छे से अपना न्यूज़ एनालिसिस फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे ये मैंने जितनी चीज़ें हाइलाइट की, सारे आपको इश्यूज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए अब तक, ठीक है। फॉर्मर पीएम खालिदा जिया रिलीज फ्रॉम दी हाउस अरेस्ट, इसके इम्पैक्ट बता दिए, ठीक है। रेडिकल है, थोड़ी प्रो चाइना प्रो पाकिस्तान है, इंडिया के साथ उतने अच्छे रिश्ते रखने में बिलीव नहीं करती हैं, और इनकी पार्टी भी को भी सपोर्ट जमात उलेमा का है, जो कि काफी रेडिकल है। इनफैक्ट इनकी पार्टी में से कई लीडर्स हैं जिन्होंने 1971 वॉर के टाइम पाकिस्तान को ही सपोर्ट किया था, उल्टा अपने ही बंगाली लोगों को मारा था, कि उनका ये मानना था कि उर्दू इम्पोज करके कुछ गलत नहीं कर रहे। व्हाट बंगाली, बंगाली इज नॉट देयर लैंग्वेज, ठीक है। तो कई लीडर्स ने पाकिस्तानी फोर्सेस का साथ दिया था, जो आज यहाँ उन्हीं के वंशज इन पार्टियों में बैठे हुए हैं, तो वो अभी भी थोड़ा सा रेडिकल माइंडसेट लगते हैं, ठीक है। वो लोग अब भी डेमोक्रेसी जैसी चीज में ज्यादा बिलीव नहीं करते, उनका मानना है कि शारिया से ही देश चलना चाहिए। तो खालिदा जिया अगर प्राइम मिनिस्टर बनती है तो इंडिया के लिए बहुत बुरी न्यूज होगी। Rights group like UN and human rights, they warn of attacks on minorities in Bangladesh. Minorities हैं prominent Hindu as well as Christians. थोड़े से बुद्धिस्ट भी हैं बट ज्यादा नहीं है, राइट। ये इशू भी आपको पता है। नेक्स्ट इज श्रीलंका एक्सप्रेस सॉलिडारिटी विद पीपल ऑफ बांग्लादेश। श्रीलंका ने भी अपने प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को इसी तरीके से विद्रोह करके निकाला था, और यह बांग्लादेश ने भी किया। तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों एक दूसरे को थोड़ी सॉलिडारिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि तानाशाही के अगेंस्ट हम लोग लड़ रहे हैं। 6 हिजबुल्लाह फाइटर्स किल्ड इन स्ट्राइक्स, इजरायली वॉर प्लेन्स फ्लाई ओवर बैरूत, दैट इज लेबनान। ये इशू भी कल हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे ये वॉर अब और ज्यादा बढ़ सकती है। आपने वहां पे हमास के लीडर को ही मार दिया ईरान में, ईरान तैयार बैठा है रिवेंज लेने के लिए। नॉर्दर्न साइड पे आपने हिजबुल्लाह के भी कमांडर्स को मारा है, हिजबुल्लाह ने पहले अटैक किया था तो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो वॉर प्लेन्स इसराइल के अब फ्लाई कर रहे हैं लेबनान के ऊपर, ये इस कंफ्लिक्ट को और ज्यादा बढ़ाएंगे। 6,000 पुलिस डेप्लॉयड टू क्वेल यूके राइट्स। यूके में राइट्स किसकी तरफ से हो रहा है? राइटिस्ट ग्रुप्स की तरफ से, ठीक है, जो कि काफी हद तक थोड़े से एंटी इस्लामिक हैं। ये तो इन्होंने काफी राइट्स कर रखे हैं वहां पर, इसको रोकने के लिए पुलिस डिप्लॉय की जाएगी। हमास नेम गाजा चीफ, अब क्योंकि हमास के जो लीडर थे हनी, ठीक है, उनकी तो डेथ हो गई, तो अब इन्होंने नए लीडर को चुना है, दैट इज याह्या सिनवर। और ये नाम अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इनके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन करने की एप्लीकेशन आई थी आईसीसी में। जो 5 लोगों के नाम थे ना, 2 इजराइल से और 3 ये, ठीक है। तो एक जो हनी थे वो तो गुजर गए, याया सिनवर हैं, ये अब लीडर बने हमास के। बाकी नेतन्याहू हैं और उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं गैलियोट, राइट। तो ये सारे इंटरनेशनल इश्यूज हमारे बिल्कुल अप टू डेट चल रहे हैं, हम लोग रेगुलर डिस्कस करते हैं इनको लेके। आई थिंक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी इशू ऐसा है जो न्यूज़पेपर में आया हो और आपको लगता है कि ये एक्सप्लेन करने की जरूरत थी बट मैंने किया ना हो, तो आप एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में वो पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लूंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज ये विनेश फोगाट जो है ये प्रोटेस्ट पे बैठी हुई थी, राइट। और इन्होंने ही कहा था कि मैंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को जब लास्ट टाइम मेडल जीत के आई थी और उन्होंने मीटिंग की थी सभी ओलंपियंस के साथ, तब इन्होंने कहा था कि मैंने पर्सनली पीएम मोदी से कहा था अगेंस्ट द बिहेवियर ऑफ ब्रिजभूषण, ठीक है। उसके बाद भी इन्होंने कुछ कहा नहीं, जबकि मोदी जी ने तो ऑन कैमरा ये भी कहा था, विनेश तुम तो बेटी जैसी हो, ठीक है। तो कल जब ये जीती और फाइनल में पहुंची, फाइनल में पहुंचना यानी कि मेडल तो अश्योर हो गया, इधर गोल्ड और सिल्वर, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक आदत है, जब भी कोई जीतता है तो ये तुरंत फोन करते हैं और मीडिया को कहते हैं जाइए स्पीकर पे फोन रहेगा, मेरी बात होने वाली है। ये जस्ट शो ऑफ बहुत करते हैं, ये मनमोहन सिंह जैसे नहीं है, सिंपल आदमी, ये शो ऑफ बहुत करते हैं। अब इंटरेस्टिंग ये देखना होगा क्या ये विनेश फोगाट को कॉल करते हैं या नहीं करते हैं। काफी ट्रोल हो रहे हैं कल से। इंडिया हार गया जर्मनी से सेमीफाइनल में, एनीवे। और बाकी सब और कोई न्यूज़ काम की नहीं है। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।